हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर अध्याय 1 से अध्याय 11 तक देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये आज कक्षा 6 इतिहास विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये हमारा अध्याय पहला है, ठीक है दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, एनसीईआरटी पुस्तकें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और इन पुस्तकों में शुरुआत में दोस्तों कुछ नॉर्मल जानकारी दी जाती है जो कक्षा 6 की छात्रों के लिए दी जाती है, तो उसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और ताकि हमारा रिदम बन जाए, हमारा बेस बन जाए और आगे हम फिर महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं अध्याय 1, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ठीक है दोस्तों। तो ये मैप दिया गया है दोस्तों, किसने बनाया था ये मैप, इसके बारे में देखते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए, ठीक है। मानचित्र 1 ये है दोस्तों और मानचित्र 2 ये है, ठीक है। इन पर नज़र डालते हैं और इनके बारे में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनवाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उनके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। तो ये नक्शा दिया गया है दोस्तों दुनिया का, जो अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था दोस्तों, ठीक है। तो उनमें उन्होंने जो बनाया तो इसमें भारत तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब उन्होंने किस हिसाब से बनाया होगा तो वो ही जानते होंगे। खैर, आगे चलते हैं। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने क्या कहते हैं 1720 में बनाया था। अब देखिए 1154 से सीधा 1117 में बनाया गया एक दूसरा नक्शा, ठीक है। तो ये दो ही नक्शे दिए गए हैं, 1154 वाला और 1720 वाला, ठीक है। तो 1720 वाला ये नक्शा है दोस्तों। इसमें फिर भी दिख रहा है भारत का दक्षिणी हिस्सा, जो आजकल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा ये सब दिखाया गया है इसमें। ये मतलब इसका उसी का हिस्सा है। साउथ इंडिया का कुछ कुछ हिस्सा है, ये इधर गुजरात है, इधर ये बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है ये, और भी बांग्लादेश वगैरह ये सब। इधर ये श्रीलंका है, ये छोटे छोटे देश हैं जो एशिया के हैं, ठीक है, पूर्वी एशिया के देश है, ठीक है। तो ये दिखाए गए हैं, क्या कह रहे हैं। और उसमें ऊपर दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप उत्तर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र 2 पहले मानचित्र 1 की बनने की लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। तो देखिए दोस्तों, ये दिख ही रहा है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा और इसमें समझ में आने भी लगा। तो ये 600 वर्षों के अंतर में बनाया गया, ठीक है। इधर क्या कह रही है, मानचित्र 2 18वीं सदी के आरंभ में ग्विलॉम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप है, ठीक है। ये इसके बारे में बता रहे हैं। तो कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं दी दोस्तों, आगे देखते हैं। क्या कह रहे हैं, यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। ये इस नक्शे के बारे में बता रहे हैं, ये ज़्यादा परिचित लगा है, जो समझ में भी आ रहा है दोस्तों कि कोई भी बता सकता है कि भारत का नक्शा है ये। इसमें उत्तर भारत का नक्शा कुछ ठीक नहीं दिख रहा। शायद उस समय अन्य देशों से हमारी सीमाएँ जो आज अलग हो चुकी हैं वो एक ही हों, है ना, इस हिसाब से बनाया होगा उन्होंने, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इन नक्शों का इस्तेमाल किया करते थे। तो बोल रहे हैं दोस्तों कि यूरोप से जो लोग आते थे, यात्री व्यापारी, तो वो इस नक्शे को देखते हुए कैसे आना है, कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ व्यापार करना है, ऐसी सब जानकारियों को इकट्ठा करके आते होंगे, है ना। देखें अध्याय 6 में
देखेंगे आगे क्या। अध्याय 6 भी तो काफ़ी दूर है। ठीक है, अब ये अध्याय पहला है दोस्तों, है ना। इस जानकारी को स्किप करते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं को के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो बोल रहे हैं कि जो इतिहासकार होते हैं, जो नक्शों का अध्ययन करते हैं, दस्तावेजों का अध्ययन करते हैं, लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए इन जानकारियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहाँ जाना है, क्या करना है, इसमें क्या जानकारी लिखी हुई दस्तावेज़ में, इन लेखों में क्या लिखा है, ये जानकारियाँ इकट्ठा करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तभी तो वो कहीं से कहीं जा पाएंगे ना, तभी तो वो अपनी यात्राएं संभव कर पाएंगे, और तभी तो वो इतिहासकार कहलाएंगे ना। कोई जानकारी इकट्ठी नहीं रख पाएगा, जानकारी संभाल कर नहीं रख पाएगा, तो किस बात का इतिहासकार वो दोस्तों, है ना। तो ये नॉर्मल बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। ठीक है, तो सही बोल रहे हैं ये बातें दोस्तों, कि भाषाओं में बहुत परिवर्तन हुआ है समय के साथ। बिल्कुल सही बात है। तो आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक युग की फ़ारसी से भिन्न है। मध्य युग में जो फ़ारसी भाषा बोली जाती थी वो आधुनिक युग की फ़ारसी भाषा से काफ़ी भिन्न बताई जा रही है दोस्तों। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडारण में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों का अर्थ भी बदल गया है। क्या बोल रहे हैं कि जो पुरानी फ़ारसी और आज की फ़ारसी में जो अंतर दिख रहा है वो सिर्फ व्याकरण के आधार पर ही नहीं, अपने शब्दों में भी परिवर्तन हुए हैं, शब्दों के अर्थ भी बदले हुए हैं, जैसे शब्दों की मायने भी बहुत बदल चुके हैं ना। तो ये बता रहे हैं, आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उनका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो क्या कह रहे हैं, जो मिनहाज सिराज फारसी इतिहासकार थे, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का जो उपयोग किया था वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के क्षेत्र के लिए किया था। उसका रीज़न भी रहा होगा दोस्तों, रीज़न इधर बता भी रहे हैं। उसमें इन शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सही बात है। क्या कह रहे हैं कि जो दिल्ली के सुल्तान के क्षेत्र में था, अधिकार क्षेत्र में था जो इलाका, उसी के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। ठीक है, तो जैसे कि धीरे धीरे उन राजाओं ने अपना क्षेत्र विस्तारित किया, अपना राज्य विस्तारित किया, उन्होंने अधिक से अधिक क्षेत्र को जीता, तो उस तरह से हिंदुस्तान शब्द धीरे धीरे और विस्तारित होने लगा। मतलब हिंदुस्तान उनकी नज़रों में बढ़ता गया। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि पहले हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जो आज गंगा जमुना का संगम क्षेत्र है उसको समझते थे। धीरे धीरे उन्होंने जो सल्तनत कालीन जो राजा थे, सुल्तान वगैरह, तो उन्होंने क्षेत्र जीते, तो धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ उनके क्षेत्र का। ऐसी जानकारी इसे इधर दी गई है। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत कभी जीता ही नहीं होगा, ऐसा आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कहाँ कहाँ उन्होंने जीता वो सब बताया जाएगा आगे। ठीक है, क्लास 8th में, 9th में आगे सब जानकारियाँ दी जाती हैं दोस्तों। हमें मतलब क्रम बाई क्रम चलना है, तो तभी आगे की जानकारियाँ मिलेंगी। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। कह रहे हैं कि जो बाबर था,
प्रथम मुग़ल शासक या आक्रामक कह सकते हैं, जो हमारे भारत देश पर आक्रमण करके हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। तो बाबर के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान का शब्द किस रूप में किया, देखते हैं कि इस भारतीय उपमहाद्वीप के लिए यहाँ की भौगोलिक संरचना, ठीक है, यहाँ का भूगोल कैसा है, उस संरचना के लिए पशु पक्षियों के मतलब जो वो रहते हैं, यहाँ कौन सा पशु पक्षी ज़्यादा रहे, कौन कौन पशु पक्षी हैं, यहाँ की कल्चर वगैरह देखा। तो इसलिए यहाँ के निवासियों की संस्कृति, जो यहाँ के मूल निवासी थे, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ रहते थे पहले, ठीक है, उनके लिए उनकी संस्कृति की मतलब आधार पे हिंदुस्तान शब्द का वर्णन किया, ठीक है, मतलब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। आगे देखते हैं, यह प्रयोग 16वीं सदी के कबीर अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। कह रहे हैं कि ये अमीर खुसरो ने जो अपना मतलब अपनी वो कविताओं में या उनकी जो लेखनी में जो हिंद शब्द का प्रयोग हुआ था, तो बाबर का हिंदुस्तान शब्द कुछ उन्हीं के जैसा था, ठीक है। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से भी राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, जो हम आज जोड़ते हैं। कह रहे हैं जो आज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, शायद उस शब्द को और पहले वाले हिंदुस्तान शब्द को अगर देखा जाए तो बहुत अंतर है, ठीक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो, विदेशी कहलाता था। तो सिंपल बात बता रहे हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि किसी भी शब्द का प्रयोग इतिहासकार मतलब जो करते हैं शब्द का प्रयोग, तो किसी भी शब्द का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इसमें मतलब एक शब्द का प्रयोग करते हुए बता रहे हैं कि विदेशी शब्द को ही ले लीजिए। क्या कह रहे हैं, जैसे पहले विदेशी शब्द का उपयोग किस लिए किया जाता था कि एक गांव में दूसरे गांव से आया हुआ व्यक्ति विदेशी कहलाता था, ठीक है। और आज के दौर में हम विदेशी किसे कहते हैं दोस्तों, हम सब जानते हैं। आज के दौर में विदेशी उसे कहते हैं जो दूसरे देश से आता है। उदाहरण के लिए जैसे हम हिंदुस्तानी भारतीय इंडियन है, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका कहीं से भी आता है तो वो विदेशी कहलाएगा आज के दौर में, ठीक है। और उस दौर में विदेशी किसको कहते थे, दूसरे गांव से कोई आया हुआ व्यक्ति विदेशी कहलाता था, ठीक है। तो ये शब्दों की वो रहती है एक मर्यादा, शब्दों की मतलब जांच परख रहती है। तो इतिहासकारों को बड़ी ही सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, कहाँ तक हो गया, संस्कृति से संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारस में अजनबी कहा जा सकता है। तो विदेशी को हिंदी में परदेशी कहते हैं और फारसी में अजनबी कहते हैं और अरबी में विदेशी कुछ ऐसी कहते थे, ठीक है, या उर्दू में कहते होंगे, ठीक है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। कह रहे हैं कि कहीं से कोई वनवासी या कोई वन का रहने वाला या कोई दूसरे गांव का व्यक्ति आ जाता था तो उनके लिए विदेशी, परदेशी या अजनबी होता था। और एक ही गांव में ये अलग अलग धर्म जाति से बंधे हुए और अलग धर्म जाति को मानने वाले लोग विदेशी नहीं होते थे, ठीक है। वो उनके लिए उनकी पड़ोसी गांव के लोग माने जाते थे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं।
आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिख रहे हैं इधर। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए भी अलग अलग तरह की स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंशकों की शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। क्या बोल रहे हैं कि इतिहासकार अध्ययन करते हैं प्रकृति के आधार पर, क्या स्रोतों का, किन किन स्रोतों का सहारा लेते हैं, ये सब बता रहे हैं। पिछले वर्ष में, उदाहरण के लिए पिछले वर्ष में आपने गुप्त शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं, ये कक्षा 7 के छात्र से बोल रहे हैं कि पिछले साल यानी कक्षा 6 में आपने क्या क्या पढ़ा। तो कक्षा 6 का आप डाटा पढ़ना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ जो जानकारी दी गई है उनको इसमें अटैच कर दिया है, उनके बारे में जानकारी थोड़ी इधर दे दी गई है। तो एनसीईआरटी क्या करता है, मतलब दोस्तों कक्षा 6 का डाटा 7 में थोड़ा अटैच कर देते हैं, और 7 का 8 में, 8 का 9 में, इस तरह से चेन बनाकर पढ़ाने में एनसीईआरटी के, मतलब एक जो एनसीईआरटी लिखने वाले होते हैं उनका मानना होता है कि इस तरह से पढ़ाने से बच्चे अधिक ठीक से समझ सकते हैं, ठीक है, और उनका अच्छा ज्ञान भी विकसित हो सकता है, मतलब अच्छा प्रोग्रेस होती है उनकी, ठीक है। एक सीरीज में पढ़ने से अच्छी तरह से समझ सकते हैं बच्चों, कोई भी बच्चा, है ना। तो उनका ये मानना होता है, ये सही भी है, ठीक है दोस्तों। एनसीईआरटी लिखने वालों में बहुत ही प्रखर बुद्धि की और बहुत ही योग्य टीचरों का और बड़ी बड़ी लेखकों का मतलब योगदान रहता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या बोल रहे थे। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। मतलब इनमें पिछले युगों से वैसी ही चली आ रही, वो सब जानकारी इसमें भी पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। कुछ खास जानकारी नहीं है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेखों, स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण और अन्य मतलब इमारतों के निर्माण तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। तो कह रहे हैं कि इतिहासकार में इस काल के बारे में जो जानकारी इकट्ठी करते हैं उनके द्वारा जो उपयोग की गई चीज़ें होती हैं, मतलब साक्ष्य जुटाने की साधन होते हैं, उनमें सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण और मूर्ति कला, ठीक है, और मंदिर स्थापत्य कला, स्तूप वगैरह, इन सब का अध्ययन करते हैं। इस तरह से वो अपनी मतलब जो वो होती है ना खोज, उसको संपन्न करते हैं, यानी कि वो अपनी क्या करें, इतिहास के साक्ष्य जुटाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिख रहे हैं। कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न थीं। क्या कह रहे हैं, इस पुस्तक में प्रमाणिक भिन्न भी हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं, ठीक है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। लिखित सामग्री बढ़ गई है, ठीक है। लिखित सामग्री क्योंकि अलग अलग लेखक हैं, जो अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग दस्तावेजों का अध्ययन करते हैं, फिर वो अपने अलग अलग तरह की पुस्तकें लिखते हैं। तो जानकारियाँ इकट्ठी करने के लिए हम, जैसे कोई दूसरा नया इतिहासकार मतलब कुछ लिखना चाहे तो वो उन दस्तावेजों को मतलब पढ़ेगा, देखेगा, तो अध्ययन करेगा, तो कंटेंट बहुत बढ़ जाते हैं, कहने का ये तात्पर्य इनका। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का धीरे धीरे कम करने लगते हैं। मतलब कह रहे हैं कि ये जो कंटेंट, अधिक से अधिक कंटेंट मिलने लगती है उन्होंने इतिहासकारों को, तो उनका दूसरे प्रकार के स्रोतों का धीमे धीमे उपयोग करने लगते हैं। मतलब ये जो और भी पुस्तकें होती हैं, लेखन सामग्री होती हैं, उनको फिर वो अपने नज़रिए से पढ़ते हैं, ठीक है, उनका उपयोग कम करते हैं। खैर ये जानकारी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, आगे देखते हैं क्या है। इसको स्किप भी कर सकते थे हम, लेकिन हमने कहा एक रिदम के रूप में पढ़ते चलते हैं, जैसे रिदम बन जाता है। और 2-4 मिनट की वीडियो ज़्यादा थोड़ी लंबी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रिदम के रूप में पढ़ते हैं, रिदम बनाकर पढ़ते हैं, तो दोस्तों अच्छा लगता है ना।
कि बाद में सोचें कि कहीं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तो नहीं छूट गई है ना, इसलिए हम ये स्किप करते भी नहीं है ना। तो क्या कह रहे हैं आगे, लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों की दस्तावेज, हिसाब तथा करों की खाते आदि लिखने में इनका उपयोग करने लगे। तो क्या कह रहे हैं कि जो लेखक थे, इतिहासकार थे, वो किन किन चीज़ों का उपयोग करने लगी। धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, जो शासक अपने कुछ शिलाखंडों पर लिखवाते थे या कुछ साक्ष्य छोड़ कर जाती थी, उनकी साक्ष्य शासकों की जो थे वो मतलब लेखक उस समय वो कुछ इतिहासकार उन्हीं का साक्ष्य पढ़कर और धर्म ग्रंथों को पढ़कर, संतों की लेखन, जो संत मंदिर में और स्तूपों में रहती थी, उनकी लेखन सामग्री, उपदेश, अर्जियां, अदालतों की दस्तावेज, उस समय की जो अदालतें हुआ करती थी उनकी दस्तावेज, हिसाब किताब की, करों की खाते, ये इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। खाते लिखने में इनका उपयोग करने लगी, मतलब इतिहासकार अपने लेखनों में खाते लिखने में इनका उपयोग करने लगी। धर्म के शासकों में वृत्तांतों के लेखन तथा उपयोग, अर्जियां, अदालत और मतलब जैसे कि 700 से 1750 के बीच में बताया, तो उससे पहले की जो जानकारियाँ थी उसी के आधार पर इतिहासकार और भी चीज़ें आगे लिखने लगी। कह रहे हैं कि जैसे आधुनिक समय में जो इतिहासकार कुछ लिखेगी तो पिछली समय के इतिहास की जानकारी को पढ़कर और उसी के आधार पर इन सब की जानकारियों को लिखना शुरू करेंगे ना। तो धनी व्यक्ति, शासक, जब जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। कह रहे हैं धनी व्यक्ति और शासक मठ मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित करते थे। जो धनी व्यक्ति हुआ करते थे, शासक वर्ग हुआ करते थे, मठ तथा मंदिर से पांडुलिपियाँ एकत्रित करने लगे ताकि अधिक से अधिक जानकारियों को इकट्ठा करके और उनका संकलन कर सके ना। ऐसी कुछ जानकारी है। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अब पुस्तकालयों अभिलेखागारों में क्यों रखा जाता होगा दोस्तों? स्वाभाविक है कि वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती होंगी, है ना। उनसे उन्हें आगे मतलब फिर पिछले समय क्या हुआ करता था, नीति कैसी बनाई जाती थी, तौर तरीके किस तरह से चलाई जाती थी, उन सब जानकारियों को वो इकट्ठा करते थे ताकि आगे भी वो इसी तरह से आगे प्रक्रिया संपन्न कर सकें, कुछ अच्छी बातों को मान सकें और बुरी बातों को छोड़ सकें, है ना, ताकि अपना अच्छे से शासन चला सकें और मतलब कुछ तौर तरीके कुछ नए सीखने को मिलती होंगी, है ना। ये ऐसी जानकारियाँ रहती थी दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती थी। बोल रहे हैं ना, इसमें विस्तृत जानकारी मिलती थी। तो उस जानकारी का क्या करते होंगे दोस्तों, आप बताइए। आप मतलब बिल्कुल स्वतंत्र हैं दोस्तों अपना मतलब मत रखने के लिए। तो विस्तृत जानकारियाँ मिलती थी, तो उस जानकारियाँ का उपयोग करके आगे क्या करना है, आगे की नीतियाँ कैसे चलानी है, आगे समाज में अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल किस तरह से देना है, अच्छे से मतलब शासन को किस तरह से चलाना है, और मतलब बहुत सी जानकारियाँ जो उनकी महत्व की होंगी वो रखते होंगे। ठीक है, विस्तृत जानकारी मिलती थी, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। कठिन होता ही होगा कि समझना मुश्किल होता ना। उस समय की जानकारी कुछ पढ़ने में आती होंगी, कुछ छूट भी जाती होंगी, है ना दोस्तों। तो कुछ उनके विद्वानों द्वारा पढ़ने के लिए कोशिश की जाती होगी ताकि पढ़कर उनका सही से अनुमान लगा सकें और उनको उन नीतियों का पालन कर सकें, उनको लागू कर सकें। वो नियम मतलब अच्छे हैं या बुरे हैं उनको समझने की कोशिश करती होंगी। ठीक है, तो ये कठिन काम भी होता था दोस्तों। उन दिनों छापे खाने तो थे ही नहीं, है ना, इसलिए लिपिक या नबीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। तो क्या कह रहे हैं कि छापे खाने आज के युग में जो चल रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह मशीन है, ये सब फटाक से उन्होंने फ़ोटो कॉपी कर दी, जो जैसा है वो वैसा ही निकल आया। ये तो था नहीं। तो नकल जो लिपिक या नबीस जो हुआ करते थे वो अपने हाथों से ही पांडुलिपियों की कॉपी करते थे। ठीक है, अगर आपने कभी किसी मित्र की गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसानी से
आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। तो बोल रहे हैं कि जो उस समय मतलब जो लेखन सामग्री होती थी तो अ, मतलब इतनी सरल तो थी नहीं कि फटाक से उन्होंने लिख दिया। तो उसमें मतलब कितना कठिन कार्य होता होगा, तो वो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि मतलब आपने अपने मित्र से कभी होमवर्क की जो किताब ली है और उससे कभी आपने होमवर्क अपनी पुस्तक में लिखा है, या उस मतलब जो रफ होती है ना, जो रफ से फेयर करना, जैसा कि आप समझ सकते हो कि आपने कभी टीचर जो होमवर्क देते हैं उस वो उतारना, रफ फेयर बनाना, है ना, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब स्कूल में दोस्तों को मिलती हैं, आप सोचते हैं हमने नहीं उतार पाया तो आज हम तुम्हारे में से उतार लें। तो ये मतलब कॉपी करना कितना कठिन होता है। कभी कभी आपको अपने दोस्तों की पुस्तक से जो शब्द समझ भी नहीं आते तो आप मजबूरन उसका अर्थ निकाल लेते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, तो सेम चीज़ बता रहे हैं इसमें कि ऐसा पहले भी हुआ करता होगा। ठीक है, कि उन अक्षरों को समझ नहीं पाते होंगे लेखक या मतलब इतिहासकार, तो मजबूरी में वो अंदाज़ा लगाते होंगे कि क्या लिखा है ना, तो दिक्कतें भी आती होंगी, तो कहीं गलतियां भी होती होंगी, है ना, ये सब बता रहे हैं इसमें। फलस्वरूप आपके मित्र ने मैं आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए में कुछ छोटी मोटी लेकिन आगे क्या लिख रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाती होंगी। तो बिल्कुल आ जाती होंगी दोस्तों, आपने काफ़ी बार किया होगा। आप स्कूल टाइम पर, अभी भी आप स्कूल टाइम पर अगर हैं तो देख ही सकते हैं कि आपने मतलब अपने दोस्त की किताब से नोट किया कुछ कंटेंट, तो उसमें मतलब दोस्त की लिखावट समझ नहीं आई तो आपने कुछ का कुछ लिख लिया, फिर नंबर कटते हैं, टीचर डांटते हैं, कभी कभी पिटाई भी लग जाती है, कभी कभी बच भी जाते होंगे। तो ये दोस्तों चलता रहता है ना, तो सेम वही कंडीशन है। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। तो सच है, प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटी मोटी फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। तो सही बात है, आपने अपने दोस्त की कॉपी से कुछ मतलब लिखा और आपकी कॉपी से किसी और दोस्त ने लिखा, फिर उससे किसी और दोस्त ने लिखा, तो इस तरह से शब्दों का मतलब अर्थ मतलब कितना बदल जाता होगा, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों आप। आगे देखते हैं, इसी प्रकार समस्या उस समय भी आती होंगी। ठीक है, तो इतिहासकारों से भी गलतियां होती हैं बिल्कुल दोस्तों। आगे क्या कह रहे हैं, कोई प्रतिलिपियाँ बनती रहीं और अंततः एक ही मूल शब्द की ग्रंथ विभिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियाँ शब्द ही शायद ही कहीं मिलती हैं। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। सही बात है दोस्तों, क्योंकि उस समय की मूल प्रति तो मिलती ही नहीं होगी, है ना, उसकी कॉपी फिर उसकी कॉपी फिर उसकी कॉपी होती हुई एक, जो आज हम कोई इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं उसमें जानकारी दी गई है शायद कुछ अलग भी हो जो मूल प्रति से, है ना, जो मूल प्रति में लिखा हुआ था उससे काफ़ी अलग भी हो सकता है ना। तो ये सब बता रहे हैं इसमें। इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो बोल रहे हैं कि जैसे कि मैंने किसी पुस्तक का मतलब डाटा नोट किया, उसकी कॉपी की, है ना, और उसी की कॉपी दोस्तों आपने की, तो कितना अंतर हो जाता होगा। आपने किसी अर्थ का कोई अर्थ लिख दिया, मैंने किसी अर्थ का कोई अर्थ लिख दिया, तो फिर जैसे कोई दूसरा कोई लिखेगा, लड़का मतलब मेरा दोस्त या भाई कोई भी, तो उसको लिखने के लिए आपकी भी देखनी पड़ेगी मतलब पुस्तक, और मेरी भी पुस्तक देखनी पड़ेगी कि इसमें क्या लिखा है, इस शब्द का अर्थ, इसमें क्या शब्द का अर्थ क्या लिखा है। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसमें। लेकिन बता रहे हैं ना कि इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है,
तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांतों में संशोधन करती रहती थी। सही बात है दोस्तों कि किसी लेखक ने कोई पुस्तक पढ़ी, मान के चलिए कोई इतिहास के बारे में कोई पुस्तक पढ़ी, अब उसी पुस्तक में उसने सुधार करने की कोशिश की, मतलब कोशिश की, क्योंकि उसने देखा कि ये इतिहास, ये शब्दों की कुछ मतलब व्याख्या सही नहीं है, या इन शब्दों का अर्थ कुछ अलग है, या इन शब्दों में कुछ गड़बड़ है, कोई मिस्टेक है या कोई गलती है, ठीक है, तो उसको सुधार करना पड़ता होगा, है ना। आगे क्या कह रहे हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जिहाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, 14वीं सदी के इतिहासकार जिहाउद्दीन बर्नी थे। तो उन्होंने उन्होंने कोई इतिहास का वर्णन किया, तो उन्होंने 1356 में एक पुस्तक लिखी, उसके 2 वर्ष बाद एक और लिखी, तो दोनों में काफ़ी अंतर था, ठीक है, तो ये बता रहे हैं। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जो बाद में जो इतिहासकार और आए, तो उन्होंने जिहाउद्दीन बर्नी के वो वृत्तांत को देखा, तो 1356 की जो पुस्तक थी उनकी, उसके बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जो 2 वर्ष बाद उन्होंने लिखा, उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया, और क्या कर सकते हैं ना। तो ये सब जानकारी दी गई है। यह पुस्तक के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था, बाद में देखा गया कि 1356 वाला कहीं दबा पड़ा था, ठीक है। तो इधर कुछ जानकारी दी गई है दोस्तों, क्या हम उसको पढ़ सकते हैं, देखते हैं। इसको छोड़ दिया था, इसको पढ़ ही लेते हैं क्या है। चित्र यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर और मतलब लंबाई चौड़ाई बताई जा रही है 7.1 सेंटीमीटर है। एक छोटे आकार की कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है, ठीक है। लघु चित्र को दोस्तों मिनिएचर कहा जाता है, ये आप शब्द याद कर सकते हैं। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि इन्हें आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। तो दोस्तों ये चित्र अच्छी होती होंगी और कहीं मिलती भी नहीं हो, तो इतिहासकार इनको बेचने लगे अपना पैसा बनाने के लिए, ठीक है। इधर एक छोटी सी जानकारी दी गई है, इसको पढ़ ही लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चित्र 2। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी शब्द पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर क्या है, ये है शायद, जो बड़ जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। वर्णों को जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं, ये इधर ऐसा है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इन लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिक्स लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। तो ये सघन और कठिन है, ये दोस्तों इनके बारे में बता रहे हैं। ये दोस्तों ये लिखावटें हैं, इनके बारे में बता रहे हैं। ये दोस्तों कुछ जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम एक नॉर्मल जानकारी के लिए पढ़ ही लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकार के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखी और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों या बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो क्या कह रहे हैं कि दोस्तों
इतिहासकारों के सामने बहुत चुनौती हुआ करती थी इस काल के अध्ययन के बारे में, क्योंकि इस समय बहुत ही अधिक परिवर्तन हो रहे थे, प्रौद्योगिक परिवर्तन, नई नई खोजें, टेक्नोलॉजी, और मतलब कुछ टेक्नोलॉजी तो नहीं कह सकते दोस्तों, एक नॉर्मल लेकिन कुछ खास परिवर्तन, जैसे कि बता भी रहे हैं। इधर सिंचाई के लिए रेत का प्रयोग होने लगा था, ठीक है, कताई के लिए चरखी का प्रयोग होने लगा था, युद्ध में आग्नेयास्त्रों का यह प्रयोग होने लगा था। तो ये परिवर्तन हो रहे थे और इसी प्रकार उनका मतलब व्यापक पैमाने पर उपयोग हो रहा था। तो ये सब दोस्तों परिवर्तन का भी उनको अपने इतिहास के मतलब पन्नों में दर्ज करना होता था, ठीक है दोस्तों। आगे क्या कह रहे हैं, जैसे ठीक है उधर हो गया, इस उपमहाद्वीप में नए तरह का खान पान भी आया, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि यात्री और व्यापारी आए होंगे उस समय, ठीक है। आगे यही लिखा है, खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्ची, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नए प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आई जो नए विचारों भी लेकर आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। तो कहने का यही अर्थ है दोस्तों कि इस समय जो परिवर्तन हो रही थी दोस्तों, औद्योगिक परिवर्तन और खान पान, सांस्कृतिक परिवर्तन भी बताए जा रहे हैं कि, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिवर्तन हो रहे थे दोस्तों, वो उन्हीं का उनका परिणाम मतलब उनका कारण ये था कि जो एक दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापारी और यात्री हैं और जो भूगोलवेत्ता थे, तो वो आते जाते होंगे, ठीक है, इतिहासकार भी आते जाते होंगे। तो मतलब वो अपने साथ कोई संस्कृति लेकर आते थे और उधर मतलब अपनी बस जाति किसी स्थान पर बस कर वहाँ रहती थी। तो इस तरह से वो उस जगह का कल्चर बदल जाता होगा, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बताते हैं आपको दोस्तों, जैसे हम अपनी भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो जैसे हम कहीं मतलब अमेरिका जाकर रहने लगे तो अपनी संस्कृति थोड़ी ना भूल जाएंगे, तो हम वहाँ रहेंगे तो अपनी संस्कृति, अपने त्यौहार, अपने मतलब मनाएंगे, है ना। अपना खान पान वहाँ मतलब खाने खाएंगे पिएंगे, तो धीरे धीरे वहाँ के लोग भी देखेंगे और तो मतलब देख कर थोड़ा वो भी सोचेंगे कि हम भी इनके त्योहारों में शामिल हों, या इनका खान पान मतलब इस्तेमाल करके देखें, है ना, खा कर देखें ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा त्यौहार मनाते हैं। तो ये मतलब धीरे धीरे के सांस्कृतिक परिवर्तन होने लगते हैं। और हम यहाँ से कोई टेक्नोलॉजी ले जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तो वो लोग भी उनका उपयोग करेंगे। तो इस तरह से परिवर्तन होते हैं दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों हम क्या कहना चाहते हैं और इस पुस्तक में क्या लिखा है ना। तो क्या कह रहे हैं, परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। बिल्कुल दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि 1600 के आसपास ब्रिटेन, रूस मतलब वो सॉरी ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाली ये हमारे देश में आए, तो उनकी संस्कृति हम सीखे कि नहीं। राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन हमारे देश में भी हुए, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवर्तन भी हुए, हम उनकी मतलब संस्कृति को भी अपनाने लगे दोस्तों। तो इसी काल में तो 1600 के बाद इस मतलब 150 साल का मतलब फर्क था, और बहुत से लोग अपनी वहाँ से जो फसलें थी और मतलब जो भी मतलब उनकी वहाँ जो पैदावार होती होगी वो लेकर आए, हम यहाँ से ले गए, हमारे यहाँ से वो ले गए, है ना। अक्सर यही तो चलता रहा व्यापार में, और जो यात्री आते थे उनके माध्यम से फेरबदल होते गए दोस्तों, है ना। तो उसी का जिक्र हो रहा है इसमें पुस्तक में। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप अध्याय 5, 6, 7 में आगे जानेंगे, हम जल्दी लेकर आएंगे दोस्तों। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बढ़ गया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं कि इसी काल में दोस्तों बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी देश दुनिया में। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का आवागमन बहुत तेज़ी से हो रहा था, ठीक है दोस्तों।
अवसर की तलाश में लोगों की झुंड दूर दूर की यात्राएं करती थी, व्यापार करती थी। ये सब बता रहे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि दोस्तों उस समय पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, फिर जो अंग्रेज़ जो आए हमारे देश में, वो क्यों आए? अपना भाग्य आजमाने के लिए, अपने देश को संपन्न बनाने के लिए। वो यहाँ व्यापार करने के लिए, अपनी संस्कृति को यहाँ फैलाने के लिए आए। और हमारे देश से अपार संभावनाएं उन्हें दिख रही थी। हमारे देश में अपार धन संपदा थी। हमारे देश में अच्छा मतलब सामान उपलब्ध हो रहा था। उनको अच्छा सामान मिलता था, तो वो यहाँ से कच्चा माल लेकर अपने यहाँ जाती थी, फिर वहाँ से सामान निर्माण करके चीज़ें बनाकर हमारे देश में बेचती थी। तो ये सब उनका भाग्य तो था दोस्तों, वो अपने भाग्य को ही तो आजमा रहे थे। इसी तरह से हमारे देश की धन संपदा से वो अपने देश को की धन संपदा बढ़ा रहे थे। हमारे देश में जो चीज़ें थी वो ले जाकर अपने देश में वृद्धि कर रहे थे, अपने देश को विकसित कर रहे थे दोस्तों, हैं। इसी तरह से हमारे देश को आज मतलब एक तरह से कहा जाता है कि खोखला कर दिया उन लोगों ने। तो खोखला तो मतलब हो ही जाएगा, जैसे कि इतनी सालों तक उन्होंने शासन किया और लूटा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, ये मुद्दा अलग है, इस पर किसी दिन और चर्चा करेंगे, पूरी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इतने एनसीईआरटी की पुस्तकें मतलब क्रम बाई क्रम हम पढ़ ही रहे हैं। तो उनमें कंप्लीट इतिहास को कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। एक भी बात नहीं छूटेगी दोस्तों। आपको पूरी तरह से एक बेस टू बेस, शून्य से शिखर तक आपको एनसीईआरटी पढ़ाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। ठीक है, तो राजा ही है, मतलब राजपूत उसको मतलब राजा का पुत्र कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, उस शब्द से निकला हुआ है राजा शब्द। ठीक है, 18वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं की उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग नहीं आते थे, बल्कि भी सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूर्व उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेना में सेवारत थे। तो कह रहे हैं दोस्तों कि राजपूत शब्द के अंतर्गत भी वे लोग भी शामिल थे जो किसी भी स्थान पर, इस उपमहाद्वीप में किसी भी स्थान पर राजा का सेनापति या मतलब सेना अध्यक्ष, या मतलब एक ही बातें होती है, मतलब अच्छे पद पर थे और मतलब एक कुशल योद्धा के रूप में कार्य करते थे, मतलब ये है ना। कवि और चारण राजपूत की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। तो क्या कह रहे हैं, ये कवि लोग थे जो उस समय के। तो राजपूतों की आचार संहिता मतलब उनकी नियम कायदा कानून और उनकी सेवा भक्ति, मतलब जो अपने राजा के प्रति लगनशीलता थी, ईमानदारी थी। ठीक है, और कोई बेईमानी का मतलब उनके अंदर कोई वो नहीं था, गुण नहीं था। तो उनका मतलब गुणगान करती थी ताकि वो और मोटिवेट हों दोस्तों, है ना, और राजा के प्रति पूरी तरह से मतलब ईमानदार रहें, है ना, इसलिए करती होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। तो दोस्तों कह रहे हैं कि इन मराठा मतलब राजनीतिक पद थी ना, इनमें मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्य रूप से लिपिक मुंशियों का कार्य भी मतलब एक महत्वपूर्ण मतलब माना जाता था। ठीक है, और उन्होंने भी इस मतलब चीज़ में भाग लिया कि ताकि उनका भी कवि और लेखक गुणगान कर सकें। ठीक है दोस्तों,
तो वो भी चाहते थे कि हम हमारा भी एक वर्णन हो कवि की पंक्तियों में, कविताओं में, लेखनियों में, ठीक है। तो इस तरह से ये बताने की कोशिश की जा रही है इसमें। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कह रहे हैं दोस्तों की ज़रूरत पड़ती होगी तो लकड़ी काटी जाती होगी, है ना। जंगलों से मतलब कीमती लकड़ी, हर तरह की लकड़ी घर बनाने के लिए, और भी महत्व की लकड़ी जो मतलब जलाने के लिए, पशुओं को मतलब चारा काटने के लिए, चारा खिलाने के लिए भी जंगल काटे जाते होंगे। मतलब अन्य उपयोगों में भी जो लकड़ी इस्तेमाल होती है तो वो पेड़ पौधे काटे जाते होंगे, ठीक है। इस तरह से जंगल साफ़ होते गए, और जंगल साफ़ होते गए तो खेती के लिए ज़मीन बढ़ती गई, ठीक है दोस्तों। इसकी चर्चा की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूरन होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। क्या कह रही हैं कि जो जंगल में जो रहती थी आदिवासी वर्ग, है ना, तो उनको मतलब अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि जंगल का कटने लगी, है ना। तो धीरे धीरे वो अपना मतलब क्षेत्र छोड़ते हुए और गहरी जंगलों में जाने लगी ना। ऐसा कुछ परिवर्तन बताया गया है, सॉरी, इसमें ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ, ठीक है। मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगी, और जो वहाँ मतलब जिनकी स्पेशल जगह होती थी वो चाहती थी कि हमें छोड़कर नहीं जाना, तो वो अपने मतलब उसी स्थान पर खेती बाड़ी भी करने लगी। उन्होंने सोचा कि ज़मीन तो अब रही, मतलब जंगल तो रहा ही नहीं है, अपना मतलब घर यहीं बनाए, और कुछ तकनीकी उन्होंने सीख भी ली होगी, तो उन्होंने खेती भी करना शुरू किया। कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगी और कृषक बन गए। देखिए दोस्तों किस तरह से कृषक बने लोग, है ना। उन्होंने सोचा कि वनवासी जो उस समय के आदिवासी लोग थे, उन्होंने खेती भी करना शुरू कर दिया। कृषकों की नई समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों में प्रभावित होने लगी। क्या कह रहे हैं कि जो कृषक थे वो थोड़ी धनी होने लगी, और बड़े समूह में मतलब बड़े समूहों के मुखिया बनने लगी। जो किसी मतलब एक क्षेत्र का मुखिया होता होगा, या मतलब मुख्य रूप से उसकी ज़्यादा चलती होगी उस समूह में, तो वो मुखिया बन गया। धीरे धीरे पुजारियों और मठों और मंदिरों में से प्रभावित होने लगे वो लोग, तो उन्होंने सोचा कि हम भी इसमें मतलब अपनी सेवाएं दे सकती हैं। इस तरह से हुआ कुछ। दोस्तों आप भी अनुमान लगा सकते हैं, दोस्तों आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं अनुमान लगाने के लिए। आपको कोई यहाँ बाधा नहीं है, आप नहीं, यहाँ पे कोई पाबंदी होती है कि आप अनुमान नहीं लगा सकती, जो इसमें लिखा है वही होगा या होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं होता। भी बड़ी और जटिल समाजों की अंग बन गए। उन्हें कर चुकानी पड़ती थी, और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। तो दोस्तों क्या कह रहे हैं कि जो छोटे वर्ग के लोग हुआ करते थे, तो वो कृषक बन गए, मतलब उन्हें वहीं मजदूरी करनी पड़ती थी। मठों में मठों के निर्माण में, मंदिरों के निर्माण में काम भी करना पड़ता था। मालिकों की सेवा भी करनी पड़ती थी, कृषि में अपना सहयोग करना पड़ता था, मतलब एक मजदूर के रूप में मतलब अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी, ठीक है दोस्तों। ये बोल रहे हैं पास ज़्यादा, और क्या करें, परिणाम तो किसान की आर्थिक स्थिति में सामाजिक अंतर उभरने लगी। मतलब जो गरीब थे, जिन पर ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी, कम ज़मीन थी, या जिन पर थी ही नहीं ज़मीन, वो मजदूर बनकर काम करने लगे, और जिन पर ज़्यादा ज़मीन थी वो मतलब बड़े मतलब जमींदार बनकर रहने लगी। ऐसा दिखा रहे हैं कुछ। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में अंतर आया। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती में खाली समय में दस्तकारी आदि कुछ काम कर लेते थे। जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगी, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे, और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा।
तो दोस्तों कह रहे हैं कि सामाजिक स्थिति में परिवर्तन इस तरह से आया कि मान के चलिए हमारे पास खेती कम है तो हम मतलब मीडियम मानी जाएंगी, और हमारे भाई के पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो थोड़ा उच्च वर्ग की मानी जाएंगी, हमारे किसी और भाई के पास ज़मीन कम है तो वो निम्न वर्ग का माना जाएगा। तो इस तरह से है। और किसी के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है तो वो उसने थोड़ी कलाकारी सीख ली, कोई चीज़ में अपना मतलब हुनर आजमाया और वो सफल हुआ, और उसको किसी चीज़ में मतलब मन लगा, या किसी भी प्रकार से उसने कोई काम सीख लिया, कारीगर बन गया कोई हमारा भाई, तो उसको उसमें मतलब एक तरह से काम मिलने लगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लोगों की वो काम बढ़ गए है ना। समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा मतलब उन्हें एक दर्जे के पेशे के रूप में माना जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे, किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में किसी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है। क्या कह रहे हैं, किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनकी दर्जे बदलती रहती थी। तो कह रहे हैं कि मतलब अगर किसी के पास किसी सत्ता का मतलब वो कोई मतलब किसी के हाथ में कोई सत्ता है और किसी के हाथ में नहीं है, तो उसका भी अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाने लगा कि मतलब वो धनी है या मतलब गरीब है, या किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो उसके पास सत्ता हो सकती है, मतलब ये उसके पैसे के दम पर वो कुछ भी कर सकता है। ये ऐसा भी होने लगा दोस्तों। और किसी अन्य के क्षेत्र में कोई और, कहने का मतलब ये कि पैसा और धन संपदा उस समय अपना असर दिखाने लगी थी दोस्तों। आगे क्या कह रहे हैं कि अपने सदस्यों की व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जातियों की बड़ी बुजुर्गों की एक सभा करती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करती थी। अपने सदस्यों के व्यवहार नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने नियम बनाती थी। मतलब जातियाँ जैसे कि आज मतलब किसी जाति का मतलब मुखिया होता है, यानी कि कह सकते हैं कि किसी समाज की मतलब मुखिया के रूप में कोई लोग कार्य करते नहीं है, कि बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं कि वो समाज के पहुँचे हुए मुखिया मतलब सदस्य हैं, उनकी बात मानी जाए, पूरा समाज उनका मतलब बनाया हुआ नियम मानेगी ना। कोई समाज है, जैसे किसी समाज के बड़े बुजुर्ग ने कोई नियम बना दिया तो उस समाज के सभी लोगों को मानना पड़ेगा, तो ये सब होने लगा। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करती थी। ठीक है, और सभा में काफ़ी लोगों को मतलब चुना जाता था, मतलब ताकि अच्छे से अच्छा नियम बनाया जा सके, कोई मतलब सख्ती वो ना हो जाए कि एक ही लोग अपनी स्पेशल बनाए हुए नियमों का पालन करवाएं, है ना। तो आज के समय में मान के चलो दोस्तों, जैसी संसद होती है, काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। संसद तो नहीं कह सकते, एक नॉर्मल बात बता रहे हैं, संसद में तो काफ़ी लोग आते हैं समाज के। जैसे कि एक सिंपल उदाहरण देते हैं हम दोस्तों आपको, कि हम मतलब हमारा समाज है कोई, मतलब हम किसी समाज से बिलोंग करते हैं, हमारे समाज में हमारा मतलब कहीं रहने का स्थान है। ठीक है, मान के चलो हम किसी जंगल में रहते हैं, मतलब वहाँ पे मतलब काफ़ी लोग रहते हैं हमारे समाज के, तो बुज़ुर्गों को लिए मतलब इकट्ठा किया जाएगा, बुज़ुर्ग कोई नियम बनाएंगे और हमारे समाज के सभी छोटे बड़े लोग उन नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, ताकि कोई मतलब नियम को तोड़कर मतलब समाज के लिए कोई गलत कार्य ना कर सके और कोई मतलब दिक्कत पैदा ना करे, है ना। बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, मुझे विश्वास है। जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, वही शुरुआत में वही मैंने बताया ना अभी, जाति पंचायत जैसी स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, लेकिन जातियों को अपने निवास की गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। जैसे कि मतलब थोड़ा नियम कायदा कानून टाइप का वो रूल बनने लगा दोस्तों। इसके अलावा कई गांवों तथा मुखियाओं का शासन होता था। इसी तरह कई गांवों पर, क्या कह रहे हैं, कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। अब स्वाभाविक है, बुजुर्ग लोग नियम बनाएंगे और मतलब उन्हें सबने मिलकर चुना भी है,
तो मुखिया बन गए, है ना। सबसे बुजुर्ग लोग होंगे या मतलब कुछ ज़्यादा जानकार होंगी, ज़्यादा विद्वान होंगी, या उन पर ज़्यादा धन होगा, मतलब ज़्यादा ज़मीन जायदाद होगी, ऐसा कुछ नियम होगा। दोस्तों आप कुछ भी सोचने के लिए मतलब फ्री हैं दोस्तों, बशर्ते कुछ आपकी सोच को इससे अटैच रहना चाहिए दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं कि फालतू भी कुछ भी, है ना, फालतू कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छा जो इससे रिलेटेड हो दोस्तों, है ना। अच्छी मतलब अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं आप दोस्तों इसमें। आगे चलते हैं। इसके अलावा कई गाँव में मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिल मिलाकर भी किसी राज्य की एक इकाई, छोटी इकाई भर होता था। मतलब जैसे गांव गांव से शहर मतलब ऐसे बनने लगा, है ना। एक गांव में मतलब कोई एक गांव को मिलाकर कोई बड़ा कस्बा बनने लगा, कस्बे को मिलाकर कोई शहर बनने लगा, शहर को मिलाकर कोई राज्य, ऐसे ही होता ना, ये सब ऐसी स्थिति पैदा होने लगी। आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, इधर कुछ छूटा है क्या? नहीं, कोई खास महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है दोस्तों, इसको स्किप करते हैं। वैसे कक्षा 6 में हमने काफ़ी फालतू की जानकारी भी थोड़ी बहुत बढ़ा दी गई है, इसलिए वीडियो 5 मिनट का ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों। अब इसमें हम कम से कम फालतू की जानकारी जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्षेत्र और साम्राज्य, चोल अध्याय 2 में पढ़ेंगे आप दोस्तों, ठीक है। तुगलक अध्याय 3 में पढ़ेंगे। मुगल अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैसी बड़ी बड़ी राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। जो कह रहे हैं कि चोल, तुगलक, मुगल, ये अध्याय 2, 3, 4 में आप पढ़ेंगे, तो उन जैसी राज्यों की अंतर्गत बड़े क्षेत्र आ जाते थे। तो ठीक है दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266-1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखें। देखिए, ठीक है, प्रशस्ति क्या होती है इसके बारे में अध्याय 2 में देखेंगे आप। तो दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक उन्होंने शासन किया, उनके बारे में एक प्रशस्ति लिखी है दोस्तों। उस प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी, जो आज में गज्जन तक फैला हुआ था, और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। तो क्या बता रहे हैं दोस्तों कि दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था, जो 1266 से 1287 तक उसने शासन किया, उससे एक प्रशस्ति में विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। और उसका शासन मतलब जो क्षेत्र था जिस पर वो शासन करता था, वो पूर्व से बंगाल की गौड़ से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था, अफ़गानिस्तान की गजनी तक फैला हुआ था। और इस संपूर्ण क्षेत्र, उसमें दक्षिण भारत का द्रविड़ क्षेत्र भी आता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। तो कह रहे हैं कि काफ़ी लंबे क्षेत्र को कब्जा कर चुका था वो, और वो उससे लोग डर जाते थे। तो बता भी रहे हैं, गौड़ जो आज का मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे, उसके पराक्रम के आगे, उसकी मतलब सत्ता के आगे झुक जाते थे और पलायन कर जाते थे। मतलब वहाँ रहती थी नहीं, जहाँ जहाँ मतलब उसका शासन हो जाता था, या उसके अधीन हो जाती होगी, है ना, या उस क्षेत्र को छोड़कर भाग जाती होंगी, कहीं ना कहीं जाती ही होंगी दोस्तों। कुछ ना कुछ उन उपाय सूझता ही होगा उनको, क्या करना है क्या नहीं, है ना। आगे देखते हैं। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्ति पूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासन के लोग इस महाद्वीप के विभिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहे। तो इतिहासकार सोचते हैं कि इन अतिशयोक्ति मतलब एक अचंभा सा होता है दोस्तों, और कुछ मुश्किल सा भी होता है, कुछ सोचने में भी मतलब बात रहती हैं वो लोग। सोचना भी पड़ता है दोस्तों कि क्या मतलब ये शासक इस महाद्वीप के विभिन्न भागों पर अधिकार का उल्लेख क्यों करते थे। मतलब वो ये क्यों लिखते थे कि हमने इस क्षेत्र को जीत लिया, इन पर अधिकार कर लिया। तो इतिहासकार सोचते हैं आखिर क्यों।
हम भी सोचते हैं दोस्तों आखिर वो ऐसा क्यों करते थे, है ना। बाध्य है आप सोचने के लिए, मतलब दोस्तों बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आखिर क्यों करते थे वो ये सब, है ना। हम पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें हमारी स्वतंत्रता रहती है, फ्रीनेस रहती है दोस्तों। आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, लोग ऐसा क्यों करते थे, तो ये सब ठीक है। भाषा तथा चित्र, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं दोस्तों। ये थोड़ी बताई जा रही है। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश की हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी लाहौरी, कश्मीरी द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में, ठीक है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मारवाड़ी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी ये भाषाएं। अमीर खुसरो ने इनका वर्णन किया है। अमीर खुसरो ने 1318 में वर्णन किया है अपनी ये कविता में, ठीक है दोस्तों। कविता में नहीं, मतलब इस कोई लेखनी में या कविता में किया होगा, मैं इस बात की यहाँ जानकारी नहीं दी गई। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं की विभिन्न एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। तो अमीर खुसरो कह रहे हैं कि इन भाषाओं के अलावा जो ऊपर दी गई हैं, इन भाषाओं के अलावा एक स्पेशल भाषा भी थी जिसे संस्कृत कहते हैं। किसी क्षेत्र की भाषा मतलब संस्कृत कहते हैं। ये कोई विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी, ये भारत में हर जगह बोली जाती थी, लेकिन इसे केवल ब्राह्मण बोलती थी, आम जनता नहीं बोलती थी, ठीक है। आम जनता को इस भाषा का ज्ञान नहीं था, आता भी होगा तो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं, इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग नहीं बोलते थे, ठीक है दोस्तों। कहना ये है इनका। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें लेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न हैं उनके चारों ओर घेरा कीजिए। जी कक्षा छात्र, इतनी जानकारी कक्षा 7 के छात्रों के बारे को दी गई है ताकि वो ये होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में दोस्तों करें और अपना मतलब जो कक्षा 7 का क्लास का एग्ज़ाम है उसको पास करें। ऐसा कुछ उनके लिए है ना, हमें इससे कोई ख़ास मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों की अपने अपने भौगोलिक आयाम रह चुकी थी और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। अध्याय 9 दोस्तों आगे हम पढ़ाएंगे आपको दोस्तों, आपको मतलब उस पर डिस्कशन करेंगे। आपको मतलब इसमें दी गई अध्याय 9 में दी गई जानकारी से रूबरू कराएंगे दोस्तों, ठीक है। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रही थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुग़ल जैसी राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेती थी। सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका की तुलना कीजिए। खलजी और मुग़ल वंश के शासक कितनी अवधि तक चली। तो दोस्तों ये अध्याय 3 और 4 में देखेंगे। अभी तो हम अध्याय 1 पर फोकस करते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इन शासकों में मतलब अपने क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए, अपने अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए, अधिक से अधिक क्षेत्र पर शासन करने के लिए इनमें टकरावटें होती थी। मतलब कहने का ये है कि वो आपस में लड़ते थे दोस्तों, है ना। और लड़ना भी स्वाभाविक है उनका, क्योंकि सत्ता सबको प्यारी होती है दोस्तों। और वो मतलब अधिक से अधिक क्षेत्र पर शासन करेंगे तो अधिक से अधिक उनकी पास धन संपदा आएगी, अधिक से अधिक किसी आएगी, अधिक से अधिक टैक्स आएगा, अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे, अधिक से अधिक उन लोग उनकी सेना में भर्ती होंगी। तो ये सब एक लालसा होती है दोस्तों, एक लालच होता है कि हम अधिक से अधिक लोगों पर शासन करें, है ना। तो
और अगर हार जाएंगे तो हम पर शासन कोई करेगा, ये उनकी सोच होती थी। और ये नियम भी है दोस्तों, है ना। कोई भी किसी का गुलाम नहीं रहना चाहता, ये बात सत्य है दोस्तों। हर कोई राजा के रूप में मतलब जीवन यापन करना चाहता है। हर कोई आ, मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है। तो ये दोस्तों दुनिया का कड़वा सच है। आप बिल्कुल सहमत हैं हमारी बात से, हमें विश्वास है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। हो गया इधर, हो गया ना दोस्तों। अध्याय 3-4 में हम शासकों के बारे में पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन की ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगी। अध्याय 10 में देखेंगे ये। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चलता रहा था, उसने क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर फैलने इस क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। पहले इस पर आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों ये। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चलता रहा था, उस क्षेत्रों उसमें उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, ये क्षेत्रों पर जो एक दूसरे राजाओं का शासन चलता रहा था, उस कारण इन जिस क्षेत्र पर ये बदल बदल कर शासन करती थी, हारती थी जीतते थे, तो दोस्तों बदल बदल कर शासन हुआ। उससे उन क्षेत्रों का मतलब भौगोलिक दृश्य से देखें तो काफ़ी बदलाव आया था उनमें, ये बता रहे हैं। कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता था, तो वो मतलब छोटे राजा बन गए। मतलब जैसे ही राजा मतलब हारती थी, तो उधर छोटे छोटे राजा अपना मतलब क्षेत्र पर शासन करने के लिए तैयार हो जाती थी। तो इस तरह से परिवर्तन होते गए और छोटी शासन बढ़ती गई। मतलब अधिक से अधिक राजा उत्पन्न हो गए, कहने का ये तात्पर्य है। और उन राज्यों की बहुत सी सीमा बातें उस महाद्वीप के अधिकतर भागों में फैल गई। इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। मतलब बहुत सी क्षेत्र ऐसी थी कि जो पहले से ही राजाओं की शासन में थी। जैसे कि हमारे पिताजी ने हम किसी क्षेत्र पर शासन किया, अब उनकी मतलब शासन करने के बाद हम वहाँ के राजकुमार बने। हम नहीं दोस्तों, आप भी अपने को इसमें रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमको विरासत में मिल गई, आपको मतलब हमको, है ना। तो अलग अलग ये सब हुआ। और बहुत सी बातें उस महाद्वीप में फैले भागों में विरासत में मिली थी। तथ्यों का पता हमें उन बातों की परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे से समान भी थी। मतलब जैसे कह सकते हैं कि आज दिल्ली में कोई राजा शासन कर रहा है, उसका बेटा शासन कर उसके बाद उसका बेटा शासन कर रहा है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश में कोई राजा शासन कर रहा है, उसका बेटा उस शासन कर रहा है। तो ये विरासत में मिलना हो गया। और मान के चलिए दिल्ली में जो राजा शासन कर रहा था, वो मतलब दिल्ली उत्तर प्रदेश पर भी शासन कर चुका था। तो वो थोड़ी मतलब समानताएं थी। इधर बोल रहे नहीं, इन बोल रहे हैं कि इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे से समान थी। तो यही बता रहे हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था की प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनकी चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्वश्रेष्ठी ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा। कह रहे हैं कि ये जो शासन की प्रक्रियाएं चलती रहीं, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही ज़्यादा मतलब कुछ संस्कृति को ज़्यादा मतलब विस्तार मिला, है ना। हालांकि उन चरित्र की अपनी विशेषता बनी रही, मतलब लेकिन जो मूल रूप से उधर मतलब जो शासन कर ही रही थी, उनकी चरित्र की विशेषताएं बनी रही, है ना। मगर समन्वय की सर्वश्रेष्ठी ताकतों का प्रभाव उन पर पड़ा। मगर सर्व क्षेत्रीय ताकतों का कह रहे हैं, जो जिन पर जो ज़्यादा शक्तिशाली राजा थे, उनकी ताकतों का असर बना रहा। जैसे कि देखा जाए कि भारत में मुग़ल साम्राज्य काफ़ी हद तक और काफ़ी लंबे समय तक शासन करता रहा। तो उसकी
ताकतों का प्रभाव लगातार बना रहा है ना। और अंतिम शासन भी दोस्तों कह सकते हैं कि मुग़ल था, उसके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने भी किया, तो अंग्रेज़ों की भी संस्कृति का असर बना रहा। ये इसको मतलब थोड़ी सी घुमा फिरा कर इसमें बताया जा रहा है, लेकिन बात दोस्तों वही है, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं, पुराने और नए धर्म, इतिहासकार की जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रही हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़ी परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किंतु दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। कह रहे हैं दोस्तों, इतिहासकार जिन हजार वर्षों की पड़ताल में जिन धार्मिक परंपराओं में कई परिवर्तन हुए, तो धार्मिक परिवर्तन इसलिए हुए दोस्तों कि शुरुआत में मतलब जैसे इंसानों ने विकास किया तो उस समय लोगों ने मतलब लोगों का कोई धर्म नहीं था, फिर धीरे धीरे मतलब ईश्वर को मानने लगी, ठीक है। तो उसके बाद मूर्ति पूजा हुई, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म को भी मतलब मानना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे बड़े, फिर मुग़ल साम्राज्य अपनी मतलब मुग़ल शासक आए, उन्होंने अपनी संस्कृति अपनी धर्म को यहाँ फैलाया, है ना। और इस तरह से परिवर्तन हुआ, धार्मिक परिवर्तन। दैवीय तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी। कह रहे हैं इसमें कि कोई मतलब किसी धर्म को मान रहा है तो उसकी मतलब उस धर्म को लेकर के वो अच्छा है या बुरा है, सामने वाले का धर्म अच्छा है या बुरा है, ये उसका व्यक्तिगत मत था दोस्तों। इस बारे में चर्चा कर रहे हैं इसमें, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। कह रहे हैं कि आमतौर पर लोग किसी भी धर्म या मतलब ईश्वर को समूह के ही रूप में मानते थे, है ना। किसी धर्म को मानने वाले लोगों में एक बड़ा समूह होता था, है ना। तो इस बारे में चर्चा हो रही है। किसी भी देवी तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होता था। कह रहे हैं कि मान के चलिए कोई धर्म है तो वो एक समूह का मतलब विश्वास होता था, मतलब एक किसी धर्म को एक बड़े समूह के लोगों द्वारा माना जाता था, है ना। बड़े समूह के लोगों की आस्था थी किसी धर्म पर। तो ये बातों पर चर्चा हो रही है दोस्तों। जैसे जैसे इस समुदायों का सामाजिक सांस्कृत संसार बदल गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आया। सामाजिक संसार बदलता गया, जैसे बोल रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों में सामाजिक परिवर्तन हुए। लोगों ने कुछ मतलब शिक्षाएं ग्रहण की, कुछ सीखा, कुछ नए विचार आए उनके दिमाग में, कुछ नए लोगों के संपर्क में आए दोस्तों वो, तो उनकी सोच विचार में जो परिवर्तन हुए, उसके बाद इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन हुआ। दोस्तों क्या होता है कि एक संस्कृति मतलब कह सकते हैं कि संस्कृति भी बदल सकती है और धार्मिक विचार भी बदल सकती है। किसी दूसरे के लोगों की संस्कृति से विचारों से प्रभावित होते हैं तो उनकी मतलब उनके धर्म के प्रति मतलब सोच विचार में भी परिवर्तन आ ही जाती है। और बहुत से लोग होते हैं अपनी संस्कृति और अपने धर्म से मतलब वो दूरी नहीं बनाते हैं, है ना। तो ये सब बताए रहे हैं इसमें। आज हम जिन्हें हिंदू धर्म कहते हैं उनमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि ये सब इसी प्रकार हुए, क्योंकि मतलब जो हिंदू धर्म आज हम कहते हैं उनमें नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा था, क्योंकि राजा एक खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए और का मतलब अधिक से अधिक मत लेने के लिए लोगों के मन में अपना आदर बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए लोग वो और पुरोहितों के आदेश पर और भगवान के प्रति आस्था को
मतलब ध्यान में रखते हुए सब मंदिरों का निर्माण करती थी दोस्तों। और क्या हो सकता है, यही हो सकता है ना। तो और इसी समय इन समाजों में पुरोहितों की रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि पूजा पाठ मंदिरों में जो होती है वो सब ब्राह्मणों द्वारा किया जाती है। उस समय के पुरोहित बोले जाते हैं ना, उनके द्वारा की जाती है। तो उनकी जो महत्व को देखते हुए उनकी मतलब राजा के सामने और अन्य लोगों के सामने एक मतलब अच्छा मतलब इमेज बनने लगी दोस्तों, है ना, ऐसा कह सकते हैं। और उनका महत्व बढ़ने लगा। आज भी दोस्तों देखिए, हम किसी भी प्रकार की कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी देवी देवता का मंदिर हो तो वहाँ हम उनको ही देखेंगे पुरोहितों के रूप में, ब्राह्मणों को। अन्य कोई समाज देखिए दोस्तों मंदिरों में नहीं मिलता है ना। ये आज भी वही चीज़ काम करती है, वही फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये माइंड करने वाली बात नहीं है दोस्तों, बस थोड़ी समझने वाली बात है। संस्कृत ग्रंथों की ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। सॉरी दोस्तों, संस्कृत ग्रंथों की दोस्तों ब्राह्मणों को अच्छी जानकारी होती थी। तो समाज में उनका आदर इसलिए होता था कि उस समय संस्कृत बहुत मतलब अच्छी भाषा मानी जाती थी, और कुछ खास लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी संस्कृत। आम लोग संस्कृत बोली नहीं पाते थे, आता ही नहीं था दोस्तों उनको ना। तो ये बता रहे थे इनकी संरक्षक थी नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थी। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। तो कह रहे हैं कि दोस्तों ब्राह्मणों का मतलब उस समय वर्चस्व बढ़ता गया और राजा उनको और भी संरक्षण देते थे, क्योंकि मंदिरों में उनका ही मुख्य योगदान हुआ करता था। राजा के द्वारा पूजा पाठ राजा को मतलब जो यज्ञ वगैरह करवाने का कार्य होता था वो भी ब्राह्मणों और पुरोहितों का हुआ करता था दोस्तों, है ना। तो इस कारण राजा महाराजा और जो शासक हुआ करते थे वो उनको और मतलब प्राथमिकता देते थे दोस्तों, है ना। और इस कारण उनमें समाज में उनका दबदबा बढ़ता गया, यही बता रहे हैं दोस्तों। ये बेसिक जानकारी है, हालांकि कुछ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ये कक्षा 6, 7, 8, 9 इन छात्रों की जो मानसिकता होती है, कैसे परिवर्तन हुए समाज में, किस तरह से बदलाव आया, ये सब समझने के लिए इतिहास में क्या हुआ, क्या मतलब परिवर्तन हुए, इन सबको देख जानने के लिए बच्चे उत्साहित होते ना, उसको बताया गया इसमें, है ना, ताकि उनकी जिज्ञासा एक तरह से हल हो सके, है ना। जिज्ञासाएँ मतलब दूर हो सके, जो उनकी मन में जो विचार चलती है ना उनका उत्तर मिल सके उन्हें, है ना। हम इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों कि हमें मतलब इसमें फैक्ट मिले और हमारा बेसिक ज्ञान बहुत अच्छी सी मजबूत हो जाए, इसलिए पढ़ रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में जो बड़ी लेवल की परीक्षा होती हैं उसमें भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनती हैं। बिना एनसीईआरटी के पढ़े आप बड़ी परीक्षाओं को पास नहीं कर सकते दोस्तों। ये रिदम और बेस बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों, है ना। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों की विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुँच सकते थे। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों बता रहे हैं कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि भक्ति काल, जैसे भक्ति मूवमेंट मैजिक नहीं यार दोस्तों, भक्ति काल कहते हैं, तो उसका मतलब चलन हुआ। तो भक्ति काल का मतलब एक अर्थ ये हो सकता है दोस्तों, अर्थ हो नहीं सकता है दोस्तों, मैं बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसी प्रेलम इष्ट देवी देवता के रूप में की जाने लगी जिसकी मतलब
हाँ, जिसके पास भक्त बिना किसी कर्मकांड की और बिना किसी पुरोहित पंडित की मतलब माध्यम से पहुंच सकता था। भक्त सिर्फ उसकी आराधना और उसकी मतलब स्तुति आराधना करके पहुंच सकता था। उसमें उस भक्त को उस ईश्वर के पास जाने के लिए किसी भी प्रकार की कर्मकांड नहीं करना पड़ता था। जिससे जिस ईश्वर पर उसको भक्त को मतलब श्रद्धा हो, जैसे मान के चलिए दोस्तों, किसी इंसान को या हमें या आपको या मेरे किसी और भाई को कृष्ण से मतलब श्रद्धा है, कृष्ण कृष्ण पर श्रद्धा है, कृष्ण से लगाव है, कृष्ण की भक्ति करता है वो, तो वो किसी भी प्रकार की आडंबर न किए हुए बिना, मतलब आडंबर किए बिना, किसी भी ब्राह्मण पुरोहित की मदद लिए बिना, सिर्फ उनकी भक्ति की, उनकी भजनों को गाकर, उनकी प्रति आस्था, उनकी सामने नतमस्तक होकर किसी भी प्रकार से कृष्ण के प्रति प्रेम समर्पण की भावना और आस्था रखकर वो कृष्ण में लीन हो सकता है, कृष्ण के पास पहुंच सकता है ना। तो इस तरह से उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया दोस्तों, ठीक है। ये बताया जा रहा है इसमें, इसके बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, ठीक है, अध्याय 8 में। ओके, यही वह युग था जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। तो कह रहे हैं कि कुरान जो इस्लाम धर्म था उसका भारत में आगमन लगभग 7वीं सदी में हुआ, ठीक है। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। बता रहे हैं दोस्तों, ये मेरा गला ख़राब है या क्या करूं दोस्तों। केवल एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले, ठीक है दोस्तों, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। तो इस्लाम धर्म में ये जो नियम है बता रहे हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपनी आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। इस्लाम धर्म में मतलब किसी भी प्रकार के लोगों को मतलब कोई छोटी जात का, ऊंची जाति का नहीं होता दोस्तों। वो सबको एक मानते हैं और एक ही ईश्वर को मानते हैं और सबको मतलब भाईचारे की तरह से रहते हैं। ये सब उसमें लिखा है दोस्तों, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। तो देख रहे हैं दोस्तों आप कि इस्लाम धर्म में कोई जातिवाद नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है और एक भगवान को मानते हैं वो, और सब मिलकर भाईचारे के रूप में रहते हैं। आप इसका उदाहरण दोस्तों उस समय देख सकते हैं जब वो रोज़े रखते हैं, जब उनके त्यौहार होते हैं इस्लाम धर्म में, तो उस समय वो सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं। वो ना किसी से जाति पूछते हैं, ना ऊंच नीच की मतलब विचार रखते हैं। तो ये सब उनके नियम है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। क्या कह रहे हैं कि कई शासक जो इस्लाम शासक हुआ करते थे, तो वो विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा की संरक्षण दिया करते थे। तो उनकी जो धर्मशास्त्र थे वो उलेमा मतलब जो अलग होता है कुछ उनका सामाजिक मतलब एक हिस्सा होता है दोस्तों, और धार्मिक हिस्सा होता है, ठीक है। ये वर्ग होता है दोस्तों, उलेमा वर्ग। आज मतलब हम कहीं भी सुन सकते हैं कि उलेमा वर्ग ये इसमें चलन में है, ये ट्रेंड में है, इससे इस न्यूज़ में है, इस बारे में मतलब आप बाद में पढ़ेंगे दोस्तों, कोई इशू नहीं है। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगम्बर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। तो कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। क्या कह रहे हैं दोस्तों, मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगम्बर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते हैं।
तो देखिए दोस्तों, जो पैगंबर साहब थे, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनकी जो दामाद थी अली नाम था उनका दोस्तों। तो बहुत सी मुसलमान हैं जो आज के दौर में सिया मुसलमान हैं। तो वो मोहम्मद साहब की दामाद को मुसलमानों का मतलब नेता मानती हैं, प्रमुख मानती हैं, मुसलमानों का प्रमुख मानते हैं, ठीक है। और जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं आज के दौर में भी हैं काफ़ी, वो खलीफा होते थे, उनकी खलीफा थी, उनको मतलब नेता मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये उनमें इस्लाम और इस्लाम नहीं, सिया और सुन्नी में काफ़ी मतभेद हैं दोस्तों, काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं और काफ़ी संघर्ष हुए हैं, काफ़ी खूनी संघर्ष हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा कठिन हालातों से गुजरे हैं ये दोनों समाज, मतलब अलग अलग तरह से तौर तरीके से, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये दोस्तों, सिया थोड़े नर्म किस्म के होते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन सिया थोड़े नर्म किस्म के होते हैं, वहीं सुन्नी थोड़े आक्रामक होते हैं दोस्तों। ये जानकारी के लिए बता दें हम आपको दोस्तों कि ये किताबों में भी लिखा है कि हमारे देश में ज़्यादातर जो मुस्लिम लोग हैं वो सिया हैं और सुन्नी थोड़े हमारे देश में कम मात्रा में है, ठीक है दोस्तों। कम मात्रा में तो नहीं कहेंगे, बहुत ही कम मात्रा में है सुन्नी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। एक बार फिर बता दें दोस्तों कि सिया मोहम्मद साहब की दामाद अली को अपना प्रमुख मानती हैं और सुन्नी खलीफाओं को अपना प्रमुख मानते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपराएं चलती रहीं। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं। तो कह रहे हैं इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं। उनकी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कह रहे हैं दोस्तों कि इस्लाम में जो हनफी और सफ़ी जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें भी महत्वपूर्ण अंतर दिए गए हैं कि ऐसे सिद्धांत रहस्यवादी विचारधाराओं को लेकर भी देखा जाए तो उनमें काफ़ी अंतर है। इनकी जो विचारधारा है हनफी और सफ़ी में बहुत अंतर है और लोग उन पर अलग तरह से विश्वास रखते हैं, अलग अलग उनका मत है, तो ये सब बता रहे हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल बड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकाता है या दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है। तो कह रहे हैं दोस्तों कि इतिहासकार समय को केवल घड़ी की और कैलेंडर को मतलब घड़ी और कैलेंडर के आधार पर नहीं मानते, वो देखते हैं नज़रिया, उनका देखने का नज़रिया है कि सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को मतलब किस तरह से देखा जाए, मतलब किस तरह से मापा जाए, किस तरह से अध्ययन किया जाए, किस तरह से पढ़ा जाए, ठीक है। उनका ये नज़रिया है कि समाज में किस तरह से परिवर्तन हुआ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, उसके हिसाब से इतिहासकार समय को मापते हैं, ना कि घड़ी, समय, कालखंडों, घंटों, मिनटों में नहीं नापते, ठीक है दोस्तों। यह दिखाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है, ठीक है दोस्तों। सटीक है बात दोस्तों, कोई खास नहीं कि इतिहासकारों का मानना भी सही है कि समय तो एक गुजरने वाली वो है कि मतलब दिन रात में होने वाली परिवर्तनों का परिणाम है। बाकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन जो हुए हैं उनके आधार पर ही मतलब इतिहास को पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये बता रहे हैं यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाली कुछ बड़ी बड़ी हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है।
तो बता रहे हैं कि दोस्तों अगर समय को बड़े बड़े कालखंडों में बांट दिया जाए, यानी कि जैसे हम आज भी पढ़ते हैं प्राचीन भारत, मध्य युग का भारत, आधुनिक भारत है, तो इस तरह से बड़ी बड़ी कालखंडों में बांट कर इतिहास को पढ़ा जाता है तो सरल हो जाता है पढ़ना, है ना। ये बता रहे हैं, छोटी सी बात है ना। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। देखिए दोस्तों, इतिहास, ब्रिटिश इतिहास 19वीं शताब्दी के जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास को किस तरह से बांटा। हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिश। वो जानती थी कि हिंदू पहले थे भारत में सबसे पहले, उसके बाद इस्लाम का उदय हुआ भारत में, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने अपने हिसाब से बांटा। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एक समान महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई परिवर्तन, महत्वपूर्ण बदलाव नहीं लाता आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी, ठीक है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। कह रहे हैं इस काल विभाजन को बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि इस तरह से अंग्रेज इतिहासकारों ने जो परिवर्तन मतलब करके और भारत के इतिहास को इस 3 खंडों में बांटा है ना। इस पर समाज और क्या कहाँ बोला था, इस कालखंड को बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े पिछले साल जो कक्षा 6 में पढ़ा था उसके बारे में बता रहे हैं ये कक्षा 7 के छात्र को, यानी कि आप लोगों को, हमको, ठीक है। हम तो इसका अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग भी इसका अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। तो ये कक्षा 6 से 7वीं क्लास में जो आए हुए बच्चे हैं उसको बता रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, पढ़ी उनमें प्राचीन समाज की कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर की कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और आरंभिक दौर की राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों की विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों की उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप में व्यापारियों, कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। कुछ नहीं दोस्तों, इसमें ये बोल रहे हैं कि इसमें आपने जो कक्षा 6 में पढ़ा था तो उसमें आपने एक प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा और इसमें आप लगभग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगी, इतना सा बता रहे हैं दोस्तों, हैं। तो मध्यकालीन भारत में ये आ जाता है हिंदू धर्म का और इस्लाम धर्म के विकास को बताया जाता है, और यूरोपीय जो भारत आई थी उनके बारे में बताया जाता है, क्या युद्ध हुए, क्या मतलब परिवर्तन हुए, क्या उन्होंने विकास किया, क्या यहाँ से ले गए, क्या उन्होंने अपने देश का विकास किया, यहाँ क्या क्या उन्होंने इस देश में मतलब परिवर्तन किए, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा, इस तरह से जानकारी मिलेगी, ठीक है। अध्याय 1 है, अभी आगे चल के अध्याय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 मतलब कितनी तक है उसके बारे में अच्छी सी जानकारी मिलेगी जो मध्यकालीन भारत के बारे में, ठीक है दोस्तों। भारत के इतिहास से 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। कह रहे हैं भारतीय इतिहास की जो ये 1000 साल थी ये बहुत ज़्यादा बदलाव की साक्षी है और अनेक परिवर्तनों की गवाह, और मतलब एक तरह से साक्षी बोल रहे हैं ना, इसमें साक्षी है। इन 1000 सालों में वो सब हुआ जो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, ये बता रहे हैं।
आखिर 16वीं और 17वीं आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारी काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिक काल के साथ भौगोलिक परिवर्तनों और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। कह रहे हैं कि मध्यकाल की तुलना में आधुनिक काल से आधुनिक काल से की जाती है। मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिक काल के दौरान भौतिक और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा है। मतलब आधुनिक काल में जो ज़्यादा परिवर्तन हुए उसमें भौतिक परिवर्तन ज़्यादा हुए। स्वाभाविक है, तो आधुनिक काल में जो आंदोलन हुए थे अंग्रेज़ों से हमारे, तो भौतिक परिवर्तन ही हुए, तभी तो हमने उनको मार भगाने की सोची दोस्तों, उनके साथ ये आंदोलन किए दोस्तों, है ना। तो ये भौतिक और बौद्धिक परिवर्तन हुए थे दोस्तों। और बौद्धिक परिवर्तन हुए दोस्तों। भौतिक परिवर्तन इस तरह से कह सकते हैं कि वो अंग्रेज़ों ने हमारे देश को किस तरह से विभाजित किया और किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में बांटा, और फिर उसके बाद हमारा देश जो इतनी राज्यों में, इतनी राजधानियों में, इस तरह से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में बटा, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। बौद्धिक परिवर्तन ये हुआ दोस्तों कि हमने किस तरह से अपनी बौद्धिक विकास को, अपने देश के प्रति देशभक्ति को जागा। देशभक्ति में अपने लोगों के दिल में, मन में देशभक्ति जागी, तो हमने अंग्रेज़ों को लड़कर भगाया दोस्तों, है ना। उसमें काफ़ी बहुत अधिक महान लोगों की चर्चा की जाती है, जिसमें आगे पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों, आगे के इतिहास में हम पढ़ेंगे दोस्तों उनके बारे में। तो ये भौतिक और बौद्धिक परिवर्तन समझ गए ना आप दोस्तों, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था। मध्यकालीन रूढ़िवादी इसलिए था कि उस समय हमने दोस्तों अधिक लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, ठीक है दोस्तों। और जैसा चल रहा था बिल्कुल मंद गति थी, ऐसा कुछ कह सकते हैं। कुछ खास बड़ी परिवर्तन नहीं हुए थे दोस्तों। बस राजा अपना राज्य का संभाली थी और प्रजा अपनी कार्यों में बिजी थी, ठीक है। और क्या कहते हैं कि लोगों को अपनी मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालने की एक तरह से सबसे बड़ी प्राथमिकता समझी जाती थी लोगों द्वारा। लोग अपने पेट भरने को और जीवन यापन करने को ही प्राथमिकता देते थे। बाकी राजा महाराजा अपना शासन संभालते थे बस, और कुछ ज़्यादा कोई स्पेशल परिवर्तन नहीं हुआ था दोस्तों। आप इस तरह से समझिए, ठीक है। इस तरह से रूढ़िवादी समझा जाता है, और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ था दोस्तों। मैं भी यही बोल रहा हूँ ना, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इसमें ये भी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस महाद्वीप में समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे, और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में तो इतनी समृद्धि हो गई थी कि उनमें यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। क्या कह रहे हैं, जैसा कि इसमें बताया गया था कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था, तो ये खारिज भी कर रहे हैं दोस्तों कि ऐसा नहीं था। किसी भी किसी क्षेत्र में दोस्तों इतना अधिक विकास हुआ था कृषि के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, कि उस परिवर्तन के द्वारा, उस परिवर्तन को देखकर यूरोप के व्यापारी भी हमारे देश की तरफ आकर्षित हुए और हमारे देश में व्यापार करने की सोचने लगे, और यात्री भी हमारे देश की तरफ आने लगे, ताकि हमारे देश में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कितने परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं, और क्या परिवर्तन उनके लिए भी उपयोगी है, ताकि वो यहाँ से सीख कर अपने वहाँ उन परिवर्तनों की माध्यम से यहाँ से व्यापार करके अपने देश में यहाँ के सामान को अपने देश में, और अपने देश के सामान को यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें, है ना। तो ये व्यापारी और यात्रियों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी था, और इसी कारण हमारे देश में यूरोप के व्यापारी आने लगे और वो आकर्षित हुए। ये बताया जा रहा है। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ
सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रिया पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुआ और कहाँ नहीं। तो बोल रहे हैं कि आपका कक्षा 6 में जो बच्चों ने सातवीं क्लास के बच्चों ने जो पढ़ा कक्षा 6 में उससे तुलना करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये हमारे काम की नहीं है दोस्तों, बस छोड़ते हैं इसको। आगे क्या बोल रहे हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। बीज शब्द, तो बीज शब्द ये बोल रहे हैं, बीज शब्द यही कि शब्दावली दोस्तों। तो इस पर मैं कक्षा 6 में भी चर्चा कर चुका हूँ और मैंने बताया कि ये शब्द मतलब प्रमुख रूप से दोस्तों हमारी शब्दावली हमारे शब्दों की परिभाषा को समझने के लिए और अधिक से अधिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप दोस्तों इनको गूगल करके या किसी भी प्रकार के इन शब्दों को सर्च कीजिए और अपने कहीं पुस्तक में नोट कर सकते हैं, ताकि इन शब्दों की कहीं चर्चा चले, इन शब्दों पर कोई बात हो तो आप तत्काल तुरंत जवाब दे सकें। तो दोस्तों ये है बीज शब्द, ठीक है। प्रमुख शब्दावलियाँ कह सकते हैं इसको। पांडुलिपि, जाति, क्षेत्र और काल विभाजन, ये दोस्तों आप गूगल करके सर्च कर लें और ये इधर ऐसी लिखें, जैसे पांडुलिपि लिख दें, एरो का चिन्ह लगाकर उसकी परिभाषा लिख दें। जाति लिखें, जाति के पर एरो का चिन्ह लगाकर उसकी परिभाषा लिख दें। क्षेत्र लिखें, क्षेत्र की परिभाषा लिख दें। काल विभाजन, उसकी परिभाषा लिख दें, ठीक है। इससे हमें इन शब्दों को समझने में बहुत मदद मिलती है दोस्तों, है ना। आगे और कुछ है इधर देखते हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, बस इतना है। तो दोस्तों यहाँ कोई मैप दिया गया था क्या? हाँ, तो इस मैप के बारे में हमने चर्चा नहीं की थी दोस्तों, तो अभी थोड़ा वक्त है तो कर लेते हैं। मानचित्र 3 मिस्र में शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक की राज्य काल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत हैं। सॉरी मेरा दोस्तों यार काफ़ी दिन से गला ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपको ये कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। मेरा दोस्तों इलाज चल रहा है, आपको बता दें। मैं काफ़ी टाइम बाद अपना मतलब दवाई लेने की कोशिश की और मैंने कल डॉक्टर पे गया, मैंने अपना गला दिखाया दोस्तों, तो उन्होंने मेरा बताया कि थोड़ा सर्दी की वजह से दोस्तों ये हो गया था और दवाई लेकर मैं अब दोस्तों उसका सेवन कर रहा हूँ। जल्दी ठीक हो जाऊँगा तो मेरा मतलब कंटेंट पढ़ने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। आप इसको ध्यान न दें, आप मतलब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा नक्शा दिया गया है दोस्तों, कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं ऊपर चलकर। ये एरेट वगैरह दिखाया गया था दोस्तों, इसकी कोई कुछ खास काम नहीं है और हमारे मैथ का भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ लाइक करें दोस्तों। हमारे हमसे कोई कंटेंट पढ़ने में, बोलने में या किसी भी प्रकार का कंटेंट मिस हो रहा हो तो हमसे दोस्तों प्लीज़ कमेंट करें और अपनी सलाह को दोस्तों पूरी तरह से हमें देने की कोशिश करें दोस्तों। हम आपकी सलाह को बिल्कुल मानेंगे और गलतियां होंगी तो उनमें सुधार करेंगे दोस्तों। हम आपको एक बार फिर से बता दें, NCERT पुस्तकें दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप बनी रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको हर प्रकार की NCERT पुस्तक से, हर विषय की NCERT पुस्तक से आपको कंटेंट मिलेंगे हमारे इस NCERT सर्किल चैनल पर दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।